तो इस आर्टिकल में हम कर रहे थे जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी है और फेज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हमारे पास होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू 0 लेंगे। तो जब हम ओमेगा की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास S/0 माइनस इन्फिनिटी हमारे पास हो जाएगा। तो ओमेगा m/r, तो ये टर्म हमारे पास डोमिनेट करेगी। हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ फाई विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो टेंजेंट फाई अगर माइनस इन्फिनिटी के बराबर है तो फाई हमारे पास कितना होगा, -π/2। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 0 टेंजेंट फाई हमारे पास बनता है माइनस इन्फिनिटी, और टेंजेंट फाई माइनस इन्फिनिटी होता है जब फाई आपका π/2 हो। तो यहाँ पे माइनस भी है साथ में, तो इसलिए जो हमारे पास फाई बनेगा वो -π/2 बनेगा। और फिर हम इसका दूसरा केस लेंगे कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट होगी, या जिसको कि हम √S/m बोलते हैं, और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है जो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है, इसको हम नेचुरल फोर्स फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर हम इसको ओमेगा नॉट लेते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी हमारे पास √S/m आएगा, और इस ओमेगा की जगह भी √S/m आएगा। लेकिन इस m को हम √m × √m लिखेंगे, और इस s को भी हम √s × √s लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि √m के साथ में जो बटे में √m है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी जो हमारे पास s के बटे में √s है, क्योंकि ओमेगा क्या होगा S/ओमेगा, तो वो √ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म दोनों जगह आएगी, तो इसलिए हम बोलेंगे टेंजेंट फाई 0 आएगा। तो टेंजेंट फाई 0 है तो मतलब फाई भी हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। और फिर हम ओमेगा लेंगे इन्फिनिटी। तो जब हम ओमेगा इन्फिनिटी लेंगे तो दूसरी टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन पहली टर्म की वजह से टेंजेंट फाई इन्फिनिटी होगा, और टेंजेंट फाई इन्फिनिटी होता है π/2 पे। तो इसलिए जब हम ओमेगा इन्फिनिटी लेंगे तो फाई हमारे पास जो π/2 होगा। तो जब हमारे पास फाई निकल गया तो हम फिर थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थीटा हमने क्या लिया हुआ है, थीटा हमने लिया हुआ है -फाई + π/2। तो इसलिए ये हमारे पास -π/2 निकल गया, तो वहाँ पे +π/2 भी है तो 0 बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि थीटा = फाई और -π/2। तो इसलिए थीटा की वैल्यू 0 होगी। उसी तरह से अगर हमारे पास फाई 0 है तो वहाँ पे थीटा -π/2 होगा, और अगर फाई π/2 है तो थीटा -π होगा। तो ये हमारे पास कहाँ से आया, ये आया हमारे पास उस रिलेशन से जिसमें हमने कहा था कि थीटा = -फाई -π/2। तो अगर हमें फाई निकल गया तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास टेबल बनेगा, इस टेबल का हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो एक हम बनाएंगे फाई और ओमेगा का, एक हम बनाएंगे थीटा और ओमेगा का। तो जब हम थीटा और ओमेगा का यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ओमेगा 0 पे हमारे पास थीटा 0, ओमेगा नॉट पे थीटा -π/2, और ओमेगा इन्फिनिटी पे थीटा -π। तो ओमेगा इन्फिनिटी हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो वैसे तो हम अगर लॉजिकली देखें तो ओमेगा का बहुत दूर होगा, लेकिन फिर भी हम लास्ट में लेते हैं। तो ओमेगा इन्फिनिटी पे थीटा हमारे पास जो -π/2। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा। लेकिन बोलता है कि अगर हम r की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास टेंजेंट ऑफ फाई है वो हमारे पास घटेगा, मतलब वेरिएशन घटेगी यहाँ पे फाई में भी और थीटा में भी, क्योंकि फाई और थीटा एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये r1 है, तो r1 यहाँ पे हम अगर कम ज़्यादा लेंगे तो r1 सबसे ज़्यादा है, तो r1 ज़्यादा लेंगे तो थीटा और फाई में वेरिएशन कम होगी। लेकिन हम r को कम लेंगे तो r2 भी हमने कम लिया, r3 उससे भी कम है, तो r2 और r3 के लिए जो फाई है वेरिएशन है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि हम क्या बोलेंगे जितना कम r होगा
उतना टेंजेंट फाई ज़्यादा होगा, मतलब फाई ज़्यादा होगा, और जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही फाई कम होगा। तो इसलिए R1 के लिए हमारे पास जो हमारे पास थीटा वेरिएशन है वो हमारे पास कम होगी, लेकिन R2 और R3 के लिए वो थीटा वेरिएशन हमारे पास जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये जो तीसरा प्लॉट है हमारे पास R3 का है, और दूसरा प्लॉट हमारे पास जो R2 का है। तो R3 में हमारे पास जो ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि R3 सबसे कम है, और जब R सबसे कम होता है तो फाई टेंजेंट फाई हमारे पास जो सबसे ज़्यादा होता है। तो सेम वे में हम यहाँ पे फाई और ओमेगा का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो फाई और ओमेगा का ग्राफ हमारे पास वैसे ही बनेगा कि जब ओमेगा 0 है तो फाई -π/2 है, तो यहीं पे -π/2 लेंगे। और जब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नॉट है तो फाई 0 होगा, तो 0 हम यहाँ पे ले रहे हैं फाई को, और ये हमारे पास ओमेगा नॉट है। और जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो फाई हमारा π/2 होगा, तो यहाँ पे आया। तो इसमें भी उसी तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। तो जितना R ज़्यादा होगा उतनी कम वेरिएशन हमारे पास जो इस वाले लाइन में होगी, लेकिन ये R2 और R3 कम है। तो अगर ये कम है तो थीटा फाई में वेरिएशन हमें जो ज़्यादा देखने को मिलेगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विथ ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ओमेगा के साथ किस तरह से वेरी करता है वो हम इस आर्टिकल में यहाँ पे देखेंगे। तो हमें पता है कि जो ड्राइविंग फोर्स होती है, अगर हम उसका रियल पार्ट लेते हैं तो रियल पार्ट हमारे पास होता है F0 cos ऑफ ओमेगा टी। ये ड्राइविंग फोर्स का रियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ड्राइविंग फोर्स हमने क्या ली थी, F0 e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। ये हमने ली थी ड्राइविंग फोर्स, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। और इसका रियल पार्ट अगर हम लेते हैं तो रियल पार्ट ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। तो इसलिए यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो F0 cos ऑफ ओमेगा टी आएगा, जो बिना आयोटा के हमारे पास होगा। तो इसी में से हम इसको निकालते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ द फोर्स इज दिस। तो हम क्या बोलेंगे, हमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी रियल ही पार्ट लेना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का जो रियल पार्ट होगा हमारे पास वो F0 डिवाइडेड बाय ओमेगा ZM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई हमारे पास जो इसका रियल पार्ट होगा। तो कल हमने किया था कि आपने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो आपने एक्स की लिखी थी, आपको याद होगा अगर। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास क्या था, माइनस आयोटा F0 डिवाइडेड बाय ओमेगा ZM, और यहाँ पे ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई। ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। लेकिन बोलता है आपने इसका भी रियल ही पार्ट लेना है। तो ये हमने कल किया था। रियल पार्ट कैसे निकाला था, ये हो गया कॉस आयोटा ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आयोटा है, तो जब ये बाहर वाला आयोटा अंदर वाले जो दोनों फंक्शन होंगे कॉस और साइन उनको मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरे वाले आयोटा साइन है वहां पे। तो इसलिए माइनस आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 +1 बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे F0 बाई ओमेगा ZM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव आपका आया था। तो ये हमने किया हुआ है कल कि आपने x को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना है और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फिर आपने रियल पार्ट यहाँ पे लिखना है। तो अगर हमने फोर्स रियल ली तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने यहाँ पे रियल लेके ही इसको जो है देखना है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, तो हम क्या बोलेंगे, हियर
एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो हम बोलेंगे सो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो साइन या कोसाइन के साथ हमारे पास होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को हम उसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। और मैक्सिमम कैसे बनती है? जब साइन 1 होता है, क्योंकि वेरिएशन इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तब एक्स भी मैक्सिमम होगा, तो इसलिए इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होती है, तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो जो एक्स होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। तो इसलिए यहाँ पे एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो हमने क्या करना है, इस एम्पलीट्यूड की वेरिएशन देखनी है ओमेगा के साथ, कि ये ओमेगा के साथ किस तरह से वेरी होता है। जब आप ओमेगा इंक्रीज करते हैं तो इस एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क हमारे पास यहाँ पे पड़ता है, तो इसको हम इस आर्टिकल में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसकी वेरिएशन हमने यहाँ पे देखनी है। लेकिन बोलता है यहाँ पे एफ नॉट भी ठीक है, कांस्टेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जेड एम की वैल्यू आपको अगर याद हो तो जेड एम हमारे पास क्या था? जेड एम था मैग्नीट्यूड ऑफ जेड सी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड सी हमारे पास कितना था? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर का अनरूट, ये था हमारे पास जेड एम। तो जेड एम की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे इतनी होती है, जो ये जेड एम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस जेड एम की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे इतनी होती है। तो इसलिए एम्पलीट्यूड अगर हम कहेंगे तो एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे कितना है? एम्पलीट्यूड हमारे पास है एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम, और इस एम्पलीट्यूड को आप क्या लिख सकते हैं? एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम, लेकिन जेड एम हमारे पास कितना है? अंडरूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अब ये बना हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो इस एम्पलीट्यूड के बेस पे अब हम आगे वेरिएशन देखेंगे। पहले तो शुरू में हमारे पास ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बन गई एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू अंडरूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड बना। अब आपको पता है यहाँ पे ओमेगा है इस एम्पलीट्यूड में, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में किया, ओमेगा की वैल्यू चेंज करनी है हमने और एम्पलीट्यूड देखना है। ओमेगा की वैल्यू 0 लेंगे, ओमेगा नॉट लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा को लेने पे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है डिफरेंट वैल्यू लेने पे। तो ये आर्टिकल ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विद ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम पहला केस ले लेते हैं, केस 1। और केस 1 में हम क्या बोलते हैं कि व्हेन ओमेगा इज वेरी स्मॉल दैट इज इट टेंड टू 0, और वैसा ही टेबल हमने यहाँ पे बना लेना है। अगेन इधर आपने ओमेगा और इधर आपने एम्पलीट्यूड। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ओमेगा और ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ओमेगा आपने 0 लेना है। तो जब हम ओमेगा यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 लेने पे हम इस टर्म की बात करते हैं सिर्फ, जो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर है। अगर हम इसमें आप ओमेगा 0 लेंगे तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ओमेगा लिया 0, तो ये तो मतलब ये ओमेगा बहुत कम है, तो इस क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो आर है, बोलता है ये आर भी हमारे पास काफी कम होता है, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास एस बाई ओमेगा,
तो ओमेगा टेंड टू 0 है, लेकिन समथिंग बाई 0 वो कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, बटे में आएगा आपका इन्फिनिटी। तो इसलिए जो जेड हमारे पास जेड एम है, इसको हम जेड एम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो नीचे वाली टर्म है। तो इसलिए जो जेड एम है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा आपका एस बाई ओमेगा, इट विल डोमिनेट। बोलता है कि अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है तो इन दोनों के मुकाबले ये टर्म आपकी डोमिनेट करेगी, इनका कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समथिंग बाई स्मॉल क्वांटिटी है ओमेगा, और ओमेगा आपका बहुत कम है। तो अगर नीचे वाली टर्म आपकी बहुत कम होती है, जैसे 0 को अप्रोच करती है, तो फिर ये पूरी टर्म आपकी बहुत ज्यादा बनती है। तो इसका मतलब इट विल डोमिनेट, इसकी डोमिनेंस होगी जो आप बड़ा है यहाँ पे एस बाई ओमेगा। तो ये बड़ा है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो एम्पलीट्यूड आपका निकलेगा वो आपका निकलेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू एस बाई ओमेगा। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जो है वो एस बाई ओमेगा की होगी, वैल्यू एस बाई ओमेगा की ही होगी। हम इसको इन्फिनिटी ले रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी डोमिनेंस। तो इसलिए एस बाई ओमेगा की डोमिनेंस होगी, इन दोनों का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जब माइनस एस बाई ओमेगा उसका स्क्वायर और अनरूट लेंगे तो स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो इसलिए नीचे आपके पास जो एस बाई ओमेगा बचेगा और बाहर आपके पास ओमेगा है। लेकिन आर और इस वाले ओमेगा की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी वाले हैं और ये हमारे पास जो ज्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपकी ए की वैल्यू बनेगी, और आपको पता है यहाँ पे ए से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए बचेगा वो आपका एफ नॉट बाई एस हमारे पास आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो पहला केस है, पहले केस में अगर आप ओमेगा 0 को लगभग बहुत कम लेते हैं तो उस केस में हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास जो है एफ नॉट बाई एस हमारे पास आती है। तो ये पहली हमारे पास जो है पहला केस है जो हमने डिस्कस किया। अब हम इसका जो दूसरा केस है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे हटाएंगे और दूसरे केस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा केस हमारे पास है कि जब ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी, हम क्या कर रहे हैं, जो वहां पे तीसरा केस था वो हम दूसरा ही ले रहे हैं। अभी हमने एक और केस करना है जो बीच वाला है, लेकिन बीच वाला केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम उसको बाद में करते हैं। लेकिन जो इजी है उनको हम पहले कर लेते हैं। तो पहला केस हमने ओमेगा टेंड टू 0 लिया, तो उस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड एफ नॉट बाई एस आया। अब हम दूसरा केस लेते हैं ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी। तो जब हम ऐसा करते हैं ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी, तो उस केस में जो जेड एम है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले। और जेड एम हमारे पास कितना है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर, ये हमारे पास जेड एम है। अब हम बोल रहे हैं कि ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे डोमिनेंस किसकी होगी, इसकी, क्योंकि जब ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी है तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा लास्ट वाला, और पहले वाला भी बहुत कम है। लेकिन ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी तो मतलब जो डोमिनेंस होगी वो दूसरी टर्म की हमारे पास यहाँ पे होगी। तो दूसरे टर्म की डोमिनेंस होगी इस केस में, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका नियरली इक्वल टू ओमेगा एम ही आएगा, क्योंकि ओमेगा एम का स्क्वायर और उसका अंडर आपस में कैंसिल हो जाएगा। इनको हम देखेंगे भी नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ नहीं है इसके आगे, ओमेगा एम के आगे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी ही ज्यादा वैल्यू होगी। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बन जाएगा ओमेगा एम का स्क्वायर का अंडर, तो स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ओमेगा एम ही आपके पास बचेगा। तो इसलिए इस केस में जो नीचे वाली टर्म है वो आपकी ओमेगा एम यहाँ पे बनेगी। तो इसलिए जो ए की वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन जेड एम आपका कितना बना, ओमेगा इंटू एम। तो ये हमारे पास बनेगा आपका एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एम। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ओमेगा तो बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी है, तो उसका स्क्वायर मतलब समथिंग बाई इन्फिनिटी, या उसका स्क्वायर वो तो और भी इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब हमें क्या बोलेंगे कि इट इज द एफ नॉट बाई इन्फिनिटी, क्योंकि ओमेगा है इन्फिनिटी तो यहाँ पे बटे में है, तो इसलिए ये हमारे पास जो 0 को अप्रोच करेगा।
क्योंकि एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा पहले ही आपका बहुत ज्यादा है, उसका स्केयर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। वैसे हम बोले कि ये इन्फिनिटी के बराबर है, उसका स्केयर भी इन्फिनिटी होगा, वो ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि ज्यादा इन्फिनिटी है। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे इसको हम जीरो हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास जो दूसरा केस है कि जब ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी है तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो जीरो हमारे पास होगी, वो हमारे पास जो जीरो आपके पास होगी। तो ये दो सिंपल केस हैं। अब हम इसका तीसरा केस करेंगे जो हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और लंबा भी है। तो तीसरे केस की यहाँ पे हम बात करेंगे। तीसरा केस है स्पेशल केस ऑफ इंटरेस्ट इज, तो इसको हम स्पेशल केस भी यहाँ पे बोलते हैं, स्पेशल केस ऑफ इंटरेस्ट। और स्पेशल केस ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। आपको पता है हम यहाँ पे वेरिएशन दिख रहे हैं ओमेगा की और ए की, तो किसी भी ग्राफ में कहीं पे तो मैक्सिमम आता है, जैसे आपने प्रैक्टिकल में किया आपके प्रोबेबिलिटी वाला कर्व, तो वहां पे एक मैक्सिमम ऊपर आता है। तो यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ओमेगा और ए का ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि किस फ्रिक्वेंसी पे ए आपका मैक्सिमम होता है, लेकिन हमें वो फ्रिक्वेंसी नहीं पता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक स्पेशल केस हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है कब मैक्सिमम होगा, इसको हमने देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड है वैसे इसकी वैल्यू हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम, ये है एम्पलीट्यूड की वैल्यू। लेकिन हमने देखना है कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो होता है कि हमारे पास ए विल बी मैक्सिमम व्हेन ओमेगा इंटू जेड एम विल बी मिनिमम। तो जब कोई चीज मैक्सिमम होती है तो बटे वाली उसकी दूसरी साइड की टर्म मिनिमम होती है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे आपका 5/1 है तो नीचे 1 ही है, और 5/10 है, तो 5/10 छोटा होगा लेकिन 5/1 तो बड़ा होगा। तो इसलिए नीचे वाली क्वांटिटी जितनी ज्यादा मिनिमम होगी उतना ही ये मैक्सिमम होगा। तो ए की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ओमेगा जेड एम की वैल्यू मिनिमम होगी। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा जेड एम आपका मिनिमम होगा। तो ये यहाँ पे हम इस चीज का यूज करेंगे। और आपने मैथ वाले पढ़ते ही हैं कि हमारे पास जब मिनिमा किसी क्वांटिटी का होता है तो उस मिनिमा पे हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो उस क्वांटिटी का जीरो होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा देयर इज नो चेंज इन दैट क्वांटिटी। तो जैसे आप करते हैं कि कहीं पे मिनिमा हमारे पास आया है, तो इस मिनिमा पे अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो होता है। तो ये भी हमारे पास मिनिमम ही है। तो बोलते हैं ओमेगा जेड एम आपके पास मिनिमम कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगा। तो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है यहाँ पे लगाते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी ओनली। तो हम यहाँ पे बोले डी ओमेगा, डी बाई डी ओमेगा, और इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है हमारे पास। तो ओमेगा जेड एम को हम देखेंगे कि डी अपॉन डी ओमेगा कहाँ पे हमारे पास, जो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो जब इस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो वहां पे मतलब मिनिमा है। आपको पता है चेंज कहाँ पे नहीं होता, या तो मैक्सिमा पे या मिनिमा पे, वहां पे हमारे पास चेंज नहीं होता। यहाँ पे मिनिमा है तो मिनिमा में हमारे पास जो ओमेगा जेड एम है इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन ओमेगा जेड एम एट दिस पॉइंट विल बी जीरो। तो ये हम यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि डी बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा जेड एम विल बी जीरो एट ए पॉइंट ऑफ मिनिमा और एट ए मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा जेड एम। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे पहले तो कि ये हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है। तो बोलता है कि
इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ओमेगा जेड एम कितना होता है। तो ओमेगा जेड एम हमने लिखा ही हुआ है ओमेगा, और जेड एम की वैल्यू हमारे पास होती है आर स्क्वायर ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर रेज़ पावर 1/2। ये हमारे पास ओमेगा जेड एम की वैल्यू है। तो टाइम हो गया अपना, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।